नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 2019 जुलाई में हुआ था। उसके मैथ पेपर का जो पेडोलॉजी था, मैथ के क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करा दिए थे, मगर मैथ के जो पेडोलॉजी था उसका क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किया गया था, तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी योजना नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि गणित अधिगम के मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रभावी योजना कौन सी नहीं है। तो इसमें जो है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। अगर समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाएगा तो उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है गणित में। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यत्र वत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। पहली बात तो यह है कि ऐसी अभिकल्पना को जो की जाए जिसमें रटने और जो है संकल्पना समझने का अंतर किया जा सके। तो मैथ में रटने की संकल्पना को हटा दिया जाए तो अच्छी बात है। अतः यह तो जो है प्रभावशाली योजना होगी। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, यह भी प्रभावी योजना होगी, क्योंकि उनकी त्रुटियों को जानकर उनका विश्लेषण किया जाएगा। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हों। तो ऐसे भी प्रकार के विधियों का प्रयोग किया जाएगा जिससे एक से अधिक प्रकार के उत्तर प्राप्त हों। ये भी प्रभावशाली योजना होगी। इसमें सबसे कम प्रभावशाली योजना जो है वो जो है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। अब अगला क्वेश्चन है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। अर्थात गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है, यह हमको जो है आंसर में देना है। पहला ऑप्शन है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। अगर बच्चों के प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित किया जाएगा तो यह अत्यंत प्रभावी योजना होगी और बच्चे आसानी से गणित को सीख सकेंगे। और दूसरा ऑप्शन है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। और एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग किया जाएगा तो यह और प्रभावी योजना हो जाएगी। तो ये भी जो है आंसर नहीं हो सकता। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। तो समय के नियम की कठोरता से पालन करने से कोई विशेष मतलब नहीं है गणितीय अध्ययन के लिए। तो इस प्रकार से यह जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। छात्रों के त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होंगे तो इनकी त्रुटियां जो है दूर होने लगेंगी, क्योंकि इनकी त्रुटियों पर हम लोग ध्यान देने लगेंगे तो इनका जो है शिक्षण अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से भी नहीं होगा। इस प्रकार से तीसरा जो होगा वो सही होगा। तीसरा ऑप्शन, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। तो कठोरता से नियम के पालन करने से कोई गणित के शिक्षण पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है गणित के अध्यापन में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। चतुर्थांश के प्रतीकों को श्यामपट्ट पर लिखना, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, और तीसरा ऑप्शन है चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो इस प्रकार से पहले अगर बच्चों को ठोस पदार्थ लेकर और उनके चतुर्थांशों में बांटा जाएगा तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि वो उनकी आंखों के सामने होगा। तो जो प्रयोग करके उनको दिखाया जाएगा कि ठोस पदार्थों को चतुर्थांशों में बांटा जाएगा तो वो जो है ज़्यादा प्रभावी होगा। तो सबसे पहले ठोस पदार्थों को चतुर्थांशों में बांटा जाएगा, तो पहले सबसे बी वाला ऑप्शन होगा। और उसके बाद जो है चतुर्थांशों को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाएंगे। चतुर्थांशों को जो प्रदर्शित करते हैं वो चित्र दिखाया जाएगा दूसरे नंबर पे। और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर चतुर्थांशों के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना होगा, जिससे वो लिखकर भी जान जाएंगे कि जो है चतुर्थांशों के जो है ठोस पदार्थों के जो चतुर्थांश होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इस प्रकार से पहले नंबर पर बी वाला आएगा, दूसरे नंबर पर सी वाला आएगा और तीसरे नंबर पर ए वाला आएगा। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है।
और अगला क्वेश्चन है, समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे, उन्हें उचित उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाएंगे। और तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और संसाधनों का प्रयोग कर। और चौथा ऑप्शन है उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। तो इस प्रकार से इसमें जो है उचित अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो है समावेशी शिक्षा में सबको बराबर समय दी जाती है, इसलिए अतिरिक्त समय देने की कोई बात नहीं होगी। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। उचित उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, तो उचित उपलब्धि वाले छात्रों के पास बैठाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उचित उपलब्धि वाले बालक हैं वो तो अपने लिए हैं, वो दूसरे बालकों के लिए कोई बहुत लाभप्रद नहीं होगा। शिक्षण अधिगम के वैकल्पिक प्रणालियों और संसाधनों का प्रयोग करके, हाँ ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें वैकल्पिक प्रणालियों जैसे दृष्टिबाधित छात्र हैं तो उनको लिए जो ब्रेन लिप का प्रयोग किया जाए और उचित संसाधनों का प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार से तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और चौथा वाला ऑप्शन है उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। तो विशेष शिक्षक के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा जो होती है समावेशी विद्यालय में सभी बालक एक ही तरह के टीचर के पास रहते हैं और एक ही टीचर सभी बालकों को पढ़ाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? आकलन करना, पक्षांतर करना, मानसदर्शन करना और कंठस्थ करना। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आकलन भी गणित का एक भाग है, पक्षांतर भी है, मानस दर्शन भी है, और कंठस्थ करना अर्थात रटना जो है गणित में नहीं आता है। तो इस प्रकार से कंठस्थ करना जो है, जो कि होगा रटना, यह जो है गणितीय प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? मापन, वर्गीकरण, वर्ग समावेश, संरक्षण। तो अगर प्रारंभिक संख्या संकल्पना में से देखा जाए तो वर्गीकरण भी उसमें आता है, वर्ग समावेशन भी आता है और संरक्षण भी आता है, केवल यही मापन नहीं आता है, प्रारंभिक संख्या संकल्पना के लिए संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मापन। और अगला क्वेश्चन है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे, संख्यांक एक प्रतीक है जिससे संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो संख्यांक सही है, एक प्रतीक है। जैसे मान लीजिए 12 लिखा हुआ है तो उसमें दो संख्यांक हैं, 1 और 2। इस प्रकार से दो संख्यांक हैं जिससे जो है संख्या को प्रदर्शित किया जाए। तो ये संख्या 12 है जिसको प्रदर्शित करने के लिए संख्यांक 1 और संख्यांक 2 का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही है। और उसके बाद जो है बी वाला देखेंगे, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जो दूसरा है, इसमें भी एक संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या 13 है, उसको विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो विभिन्न संख्यांकों, अब 13 है, 133 है, तो इसमें विभिन्न संख्यांक हैं, एक संख्यांक है, 3 संख्यांक है और एक और 3 संख्यांक है। तो इस प्रकार से एक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए कई संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ए और बी दोनों सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों शुद्ध हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा पहला वाला आंसर। तो इस प्रकार से हो जाएगा पहला वाला आंसर सही। तो ए और बी दोनों सही है। और अगला क्वेश्चन है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक कटोरी में 15 संतरे हैं और दूसरी कटोरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? और बी वाला जो है वो है, ₹1,09,950 वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद ₹375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला जो है, एक कटोरी में 15 संतरे हैं और दूसरी कटोरी में 17 संतरे हैं, सब मिलकर कितने संतरे होंगे? तो यह जो है ऑप्शन में अगर देखें तो दोनों ही योग के संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तो संतरे तो जो है वो समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं और ये जो संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं, मोबाइल का जो वृद्धि हो रहा है, क्योंकि वृद्धि होगी तो संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो है दूसरा जो है उसमें है ए, योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है, तो ये भी गलत हो गया। बी, समुच्चय
उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है, ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से जो संतरे रखे हुए हैं वो समुच्चय को जो है संरचना को प्रदर्शित करते हैं, और बी जो है जिसमें कि मोबाइल का दाम बढ़ा हुआ है तो वो योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, पियाजे के प्रस्तावना के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्या के संरक्षण से पहले आती है। तो यह तो गलत हो गया, क्योंकि अगर लंबाई के संरक्षण की समझ आएगी तो हमको संख्या का ज्ञान रहेगा, तभी तो हम लंबाई को जानेंगे, कितने मीटर लंबा है, कोई ना कोई अंक होगा तो अंक को हम तभी जानेंगे जब संख्या को जानेंगे। तो इस प्रकार से लंबाई की संरक्षण की समझ जो है संख्या की संरक्षण से पहले नहीं आती है, पहले संख्या की संरक्षण की समझ आती है, उसके बाद लंबाई। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। तो ये सही है, क्योंकि भार के संरक्षण की समझ जो है पहले आएगी। किसी वस्तु का भार हम पहले जान लेते हैं, आयतन उसके बाद निकाल पाते हैं, इसलिए भार के संरक्षण की समझ पहले आएगी, उसके बाद आयतन के संरक्षण की समझ हमें आती है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तो पहले आयतन तो हम निकालते नहीं है, पहले हमको उसका भार पता चलता है, भार की संरक्षण का समझ हमें आसानी से आ जाता है छोटे बालकों को, उसके बाद उसका आयतन निकालना सीखते हैं। भार के संरक्षण, उसके बाद चौथा ऑप्शन है, भार के संरक्षण की समझ संख्या के संरक्षण से पहले आती है। तो संख्या के संरक्षण से पहले भार की समझ कैसे आएगी, भार भी किलोग्राम में ही होगा, इसलिए कोई ना कोई अंक होगा, तो संख्या के संरक्षण की समझ पहले आएगी, उसके बाद भार हम लोग उसका निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देते हैं। 22 टाइलों को सभी संभव आकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है? क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई। तो ये भी नहीं होगा, आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई ये भी नहीं होगा, क्षेत्रफल, गुणनफल, परिमाप ये होगा, क्योंकि जब क्षेत्रफल निकालना आएगा तो ही जो है टाइलों को हम लोग व्यवस्थित कर पाएंगे। और गुणनखंड भी आना चाहिए, क्योंकि टाइलों को व्यवस्थित करेंगे जो प्रक्रम होगा वो गुणनखंड के बिना नहीं किया जा सकता। और परिमाप तो आता ही उसके अंतर्गत, तो परिमाप हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित के प्रश्न हल करने का कौशल है? कंठस्थ करना, तो गणित में कंठस्थ करना तो आता नहीं है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा है प्रयत्न एवं त्रुटि विधि। चित्रांकन करना, कंठस्थ करना फिर से आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना भी नहीं आता है। कंठस्थ करना और रट लेना एक ही बात है, तो ये भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। इस प्रकार से चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि मैथ में यही जो है इम्पोर्टेंट होता है कि जो है विवेचना करना, चरण का प्रयोग करना और प्रतिरूप करना, रटना नहीं आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वान हेल के स्तर जिस विकास की अवस्था को संकेत करते हैं वह है भिन्न संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, ज्यामिति चिंतन। तो यह इस आंसर सही होगा, ज्यामिति चिंतन। वान हेल का जो सिद्धांत है वह बताता है कि ज्यामिति बालक जो है ज्यामिति कैसे सीखते हैं। तो इस प्रकार से ज्यामिति चिंतन का जो होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वान हेल जो है वो ज्यामिति चिंतन स्तर की विकास की अवधारणा को संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम। पहला ऑप्शन है छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पना की कठोरता देने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा,
छात्र के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 गुणे 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? ग्राफ पेपर, डायस ब्लॉक, टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट। तो इस प्रकार से संख्या चार्ट तो होगा नहीं, क्योंकि संख्या चार्ट के माध्यम से बच्चों को संख्या सिखाई जाती है, तो संख्या चार्ट होगा नहीं, संख्या चार्ट गलत हो जाएगा। टेलर का गिनतारा, टेलर की गिनतारा से गिनती सिखाई जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। डायस ब्लॉक, इसके माध्यम से जोड़ना और घटाना सीखा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ग्राफ पेपर होगा, इसके माध्यम से दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना और गुणा करना सीखा जाता है, तो इस प्रकार से ग्राफ पेपर वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए। और इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।